हेलो गाइस, प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शिवम उससे फोन छीनते हुए बोला। मैं भी तो देखूं कि छाया आखिर कितनी खूबसूरत लग रही है इस फोटो में जो तू बार बार उसे ताड़े जा रहा है। पर शिवम उस फोटो को देखकर चौंक जाता है क्योंकि ये छाया की फोटो नहीं थी। वह अपने दिमाग पर जोर डालते हुए बोला, आर्यन ये तो ... एक्सक्लेमेशन मार्क। अब आगे शिवम सरप्राइज्ड होकर आर्यन की तरफ देखते हुए बोला, भाई ये तो तेरे भाई की वाइफ की फोटो है ... क्या नाम है उनका? कुछ सोचने के बाद, हाँ दीक्षा मल्होत्रा ... एक्सक्लेमेशन मार्क। आर्यन अपने फेस पर डेविल स्माइल लाकर बोला, हाँ ये दीक्षा की ही फोटो है ... विस्मयादिबोधक चिन्ह। शिवम उसकी तरफ उसी सरप्राइज्ड आंखों से देखते हुए बोला क्योंकि उसे पता चल चुका था कि कहानी उतनी भी सीधी नहीं है जितनी दिखाई दे रही है। भाई अब ये मत बोलना कि तुझे तेरी भाभी पसंद आ गई है। आर्यन वाइन की सिप लेते हुए बोला, ऑफ कोर्स यार ... मुझे तो वो पहली नजर में ही भाग गई थी। उसकी हॉटनेस ने मुझे अपना दीवाना बना दिया है। मैं बता नहीं सकता कि रोज रोज उसे देखकर मैं अपने आप को कंट्रोल कैसे करता हूँ ... एक्सक्लेमेशन मार्क। शिवम को पता था कि आदित्य का गुस्सा कितना खतरनाक है, इसलिए वह आर्यन को समझाते हुए बोला, यार तुझे पता है न कि ये आदित्य मल्होत्रा की वाइफ है। अगर तेरे भाई को ये बात पता चल गई कि तू उनकी ही बीवी को लाइन मार रहा है तो वो तुझे नरक के दर्शन करा देंगे ... एक्सक्लेमेशन मार्क। आर्यन भी एटीट्यूड से भर कर बोला, आई डोंट केयर ... वैसे भी मुझे नहीं लगता दोनों के बीच कुछ है। अगर होती भी तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उस जैसी हॉट गर्ल को पाने के लिए तो मैं आदित्य भाई क्या किसी के भी खिलाफ जा सकता हूँ। ये कहते हुए वह शातिर स्माइल करने लगा। शिवम उसके इरादों को भांपते हुए बोला क्योंकि वह देख पा रहा था कि उसकी आंखों में दीक्षा के लिए कितनी लस्ट दिखाई दे रही थी। तो अब तू क्या करने वाला है? ... प्रश्नवाचक चिन्ह। आर्यन बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोला, वही जो हर कोई करता है। मैं उसके सामने प्रपोजल रखने वाला हूँ कि मेरी बात मानकर मेरी हो जाए। अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो भी मेरे पास उसका भी सॉल्यूशन है। मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे वह चाहकर भी किसी को कुछ नहीं बता पाएगी ... एक्सक्लेमेशन मार्क कोट। ये कहते हुए वह डेविल स्माइल करने लगा। शिवम तो आर्यन को देखता ही रह गया क्योंकि उसका फ्रेंड तो दीक्षा को लेकर पागल ही हो गया था। पर वह अच्छी तरह समझ पा रहा था कि इसका क्या अंजाम होगा। वैसे तो आर्यन के सभी दोस्त उसी की कैटेगरी के थे, पर सब आदित्य के नाम से डरते थे। एक बार वे सभी आर्यन के साथ गलत काम करते हुए पकड़े गए थे, तब उन्होंने आदित्य का डेविल रूप देखा था। आदित्य ने सबको वार्न किया था कि ये चीज अब दोबारा नहीं होनी चाहिए। तब से उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वे आदित्य के रास्ते के बीच आएं। इसलिए शिवम उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद आर्यन मल्होत्रा हाउस के लिए निकल गया। जाने से पहले उसने खुद को ठीक किया क्योंकि अगर घर में शीतल जी आर्यन की हालत देख लेती तो ये उसके लिए ठीक नहीं होता। बस इसी डर से उसने खुद को ठीक किया और अपनी कार में बैठकर मल्होत्रा हाउस के लिए निकल गया। घर पहुंचकर वह सबसे पहले अपने कमरे में गया, फिर शॉवर लेकर बाहर आ गया। इस वक्त वह सिर्फ एक टॉवेल में था। वह आईने में खुद को देखते हुए दीक्षा की एक फोटो को देखकर बोला, बस अब बहुत हुआ, मुझसे और इंतजार नहीं होता। अपने बिस्तर की तरफ लस्ट भरी निगाहों से देखकर, बेबी तुम्हारी जगह आदित्य भाई के रूम में नहीं बल्कि यहाँ है। एंड यू डोंट वॉरी, मैं तुम्हें यहाँ तक तो लाकर ही रहूंगा। ये बोलते हुए वह लस्ट भरी स्माइल करने लगा। उसने कपड़े पहने और कुछ सोचकर कॉरिडोर से होते हुए आदित्य के रूम की तरफ जाने लगा। दीक्षा आज घर पर ही थी। उसे आदित्य की चिंता कम करनी थी। उसे जाननी थी कि वह स्ट्रेस में क्यों है। उसने आज एक खूबसूरत सी लाइट वेटेड साड़ी पहनी थी, तो येलो कलर की प्रिंटेड साड़ी थी जिसमें वह काफी खूबसूरत लग रही थी। उसने बालों को खुला रखा था। एक नजर उसने खुद को आईने में देखा। वह स्माइल करने लगी क्योंकि वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। अब दीक्षा साड़ी पहनना तो सीख गई थी। कमरे का दरवाजा खुला था, इसलिए आर्यन आहिस्ते से रूम के अंदर आ गया। दीक्षा इस बात से बेखबर थी कि कोई कमरे में आया है। वह तो अपनी ही धुन में थी। अंदर आते ही आर्यन की निगाहें दीक्षा की बैक पर गई। ब्लाउज बैकलेस होने की वजह से उसकी गोरी पीठ और कमर अच्छे से दिखाई दे रही थी।
ये देखकर आर्यन की लस्ट एक बार फिर उसकी आंखों में उतरने लगी। वह मन ही मन बोला, उफ उफ उफ, बेबी मन कर रहा है कि मैं अभी के अभी अपनी सारी तमन्ना पूरी कर लूं। डोंट वॉरी, तुम आर्यन के लिए ही बनी हो। ये बोलते हुए वह उसकी सेक्सी बैक को लस्ट भरी निगाहों से देखने लगा, पर इससे पहले कि वह बेकाबू होकर दीक्षा के करीब जा पाता, दीक्षा वॉशरूम में चली गई। आर्यन ने एक नजर बाथरूम के डोर की तरफ देखा और उसके कमरे से बाहर आ गया। जब मिसेस तारिका की नजर आर्यन पर पड़ी, जो कि दीक्षा और आदित्य के कमरे से बाहर आ रहा था, उसे देखकर उनके फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई, क्योंकि सब उनके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। अब बस वे यही चाहती थी कि उनका ये प्लान 100% सक्सेसफुल हो जाए। वे शातिर हंसी हंसते हुए अपने कमरे में चली गईं। दूसरी तरफ ईशा अपने कैबिन में बैठकर लैपटॉप पर काम कर रही थी। वह काफी देर से काम कर रही थी, इसलिए अब एक ब्रेक लेना चाहती थी। उसने अपने लिए कॉफी ऑर्डर की और वापस काम पर लग गई। तभी कैबिन का डोर नॉक हुआ। उसने रिमोट से बटन प्रेस करते हुए कम इन कहा। अंदर आने वाले शख्स को देखकर ईशा के फेस पर एक स्माइल आ गई। यह विहान ही था, जो अपनी होने वाली वाइफ से मिलने आया था। उसे देखकर ईशा अपने डेस्क से उठ गई और उसकी तरफ बढ़ गई। तब तक कॉफी भी आ चुकी थी। ईशा ने पियोन को रोकते हुए एक और कॉफी के लिए कहा तो विहान ने उन्हें मना करते हुए कहा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वी विल मैनेज। पियोन बाहर चला गया और कैबिन का डोर लॉक हो गया। ईशा विहान के करीब जाकर उसके सीने से लग जाती है। विहान स्माइल करता हुआ ईशा को कसकर अपनी बाहों में थाम लेता है। ईशा विहान के सीने में अपना मुंह छिपा कर बोली, तुम बहुत राइट टाइम पर आए हो, मुझे तुम्हारे इस हक की बहुत ज्यादा जरूरत थी। विहान उसे टीस करते हुए बोला, ओम ... मैं एक काम करता हूँ, अपना ऑफिस यहीं शिफ्ट कर लेता हूँ ताकि तुम्हें मेरा इंतजार करना न पड़े। तुम जब चाहो मुझे हक कर सकती हो। ईशा ये सुनकर विहान के सीने में मारते हुए उसे दोबारा हक कर लेती है। वह उसके सीने से लगे हुए ही बोली, तुम भी न कभी सुधरोगे नहीं। विहान उसे अपने बाहों में जकड़ते हुए बोला, जिसकी तुम्हारे जैसी होने वाली खूबसूरत वाइफ हो, भला वो हस्बैंड सुधरने के बारे में सोच सकता है क्या? ईशा विहान की बातें सुनकर स्माइल करने लगी। फिर दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं। ईशा कॉफी पीने लगती है। जब वह अपने कॉफी मग को रख देती है तो विहान उसी मग से कॉफी पीता है। अब ईशा को समझ आया कि उसने वी विल मैनेज क्यों कहा था। ईशा एक बार फिर विहान के सीने में छिप जाती है। दोनों बातें करने लगते हैं। अपनी बातें करते करते दोनों आदित्य और दीक्षा की बातें भी करने लगते हैं। ईशा विहान के फेस की तरफ देखते हुए बोली, विहान, आदित्य अपने ऑफिस में कुछ ज्यादा ही बिजी हो गया है, ऐसे में तो दोनों एक दूसरे के करीब आने से रहे। विहान ईशा की बातों में हाँ मिलाते हुए बोला, तुम ठीक कह रही हो, हमें कुछ तो करना पड़ेगा दोनों को करीब लाने के लिए। कुछ सोचते हुए बोला, ईशा हम एक काम करते हैं, जिस तरह उस चुड़ैल दिशा ने आदित्य की ड्रिंक में ड्रग्स मिलाया था, उसी तरह हम भी ऐसा ही करते हैं और दीक्षा भाभी और आदित्य को एक कमरे में बंद कर देते हैं। फिर आदित्य चाहकर भी दीक्षा भाभी से दूर नहीं जा पाएगा। ईशा अपना सिर पीटते हुए बोली, सीरियसली विहान ... तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उन दोनों को हम इस तरह करीब नहीं ला सकते, क्योंकि ड्रग्स का नशा खत्म होते ही आदित्य गिल्ट से भर जाएगा और दो लोगों के बीच प्यार इस तरह से कब से होने लगा। हम जबरदस्ती ये सब करके दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार नहीं जगा सकते। ये तो उन्हें खुद ही करना पड़ेगा। हम बस उन्हें एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने में हेल्प कर सकते हैं। विहान, ठीक है, ड्रग्स वाला प्लान कैंसिल, पर हम ऐसा कुछ तो कर ही सकते हैं कि वे जहाँ भी जाएं, हम उन दोनों को एक दूसरे के करीब रखने की कोशिश करें। फिर अचानक जब दोनों को एक दूसरे की आदत होने लगे तो हम उन्हें एक दूसरे से दूर रखें, ताकि वे एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स को समझ पाएं। ईशा को आदित्य का ये वाला प्लान पसंद आ गया और उसने भी इसके लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। अब ये देखना होगा कि वे अपने प्लान को कैसे इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। दूसरी तरफ दीक्षा रूम में आदित्य का ही वेट कर रही थी। जब आदित्य थका हारा ऑफिस से अपने घर आया, रूम में पहुंचकर उसकी नजर दीक्षा पर गई तो उसकी आंखों में एक अलग सा गुस्सा तैराया। दीक्षा ने भी ये नोटिस कर लिया था, पर उसे समझ नहीं आया कि ये किस लिए है। आदित्य ने अपने लैपटॉप बैग को साइड में रखा, फिर एक नजर दीक्षा को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। उसे इस तरह देखकर उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगा।
दीक्षा आदित्य के पास गई और उसके कंधे पर हाथ रख कर बोली, कैसा रहा ऑफिस में आज का दिन? क्वेश्चन मार्क। आदित्य को एक तो पहले से ही दीक्षा पर गुस्सा आ रहा था। वह दीक्षा को इग्नोर करते हुए वॉशरूम की तरफ जाने लगा तो दीक्षा ने उसे रोकते हुए कहा, आपने बताया नहीं कि मैं इस साड़ी में कैसी लग रही हूँ? क्वेश्चन मार्क। दीक्षा ने ये कैजुअली ही पूछ लिया, क्योंकि पहले भी आदित्य उसके लुक पर अटेंशन देते हुए उसे कॉम्प्लीमेंट करता था। इसलिए उसने सोचा कि आदित्य आज भी ऐसा ही करेगा, पर बजाय इसके आदित्य उसकी तरफ आग उगलते हुए बोला, इसे चेंज करो। राइट नाउ। दीक्षा को आदित्य के इस रिएक्शन की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वह भी अपनी भौहें चढ़ाकर आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, पर क्यों? प्रश्नवाचक चिन्ह। आदित्य अपने दांत पीसते हुए बोला, चुपचाप इसे चेंज करो या मेरी नजरों से दूर हो जाओ। दीक्षा, आदि, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आखिर बात क्या है जो आप इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। दीक्षा का इतना कहना था कि आदित्य का गुस्सा सातवें आसमान में पहुंच गया। वह दीक्षा को अपने एक हाथ से खींचते हुए दीवार के पास ले जाकर उसे दीवार से सटा दिया। आदित्य के इस एक्ट से दीक्षा बहुत डर गई। आदित्य उसे दीवार से सटाकर उसके कंधे को जोर से पकड़ते हुए गुस्से से दांत पीसकर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस नाम से बुलाने की? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ, मेरी वाइफ बनने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना और मेरी फैमिली के मामलों से तो कौन सा दूर रहना। अगर तुम भूल गई हो तो तुम्हें याद दिला दूं कि हम दोनों की शादी सिर्फ 2 साल तक ही रहेगी। उसके बाद तुम मेरी जिंदगी से चुपचाप निकल जाओगी। ये कहते हुए वह अपनी पकड़ दीक्षा के कंधे पर कसते जा रहा था, जिससे दीक्षा को बहुत दर्द हो रहा था। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम अच्छी तरह समझती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। सो स्टे अवे फ्रॉम मी। ये बोलते हुए वह दीक्षा के कंधे को छोड़कर वॉशरूम की तरफ चला गया। दीक्षा तो आदित्य की बातें सुनती ही रह गई। उसके आंखों में आंसू की बूंदें टपक पड़ी। उसे समझ ही नहीं आया कि उसने ऐसा क्या कर दिया जिससे आदित्य ने उसे इतना कुछ सुना दिया। वह वही फर्श पर गिर पड़ी। उसके आंखों में से लगातार आंसू बह रहे थे। वह रोते रोते ऐसे ही फर्श पर लेट गई। आज लाइफ में पहली बार उसे किसी ने इस तरह से सुनाया था। आज तक उसके डैड ने भी अपनी बेटी को इस तरीके से ट्रीट नहीं किया था। ये सब सोचकर ही दीक्षा सिस्त कर रो रही थी। दरवाजा बंद था, इसलिए उसके रोने की आवाज बाहर नहीं जा रही थी। CH52 दीक्षा की तबीयत खराब और शीतल जी का गुस्सा। वह रोते रोते ऐसे ही फर्श पर लेट गई। आज लाइफ में पहली बार उसे किसी ने इस तरह से सुनाया था। आज तक उसके डैड ने भी अपनी बेटी को इस तरीके से ट्रीट नहीं किया था। ये सब सोचकर ही दीक्षा सिस्त कर रो रही थी। दरवाजा बंद था, इसलिए उसके रोने की आवाज बाहर नहीं जा रही थी। अब आगे आदित्य अभी भी बहुत गुस्से में था। वह वॉशरूम में आकर अपनी शर्ट उतार कर शोवर के नीचे खड़ा हो जाता है और शोवर ऑन कर देता है। इसके साथ ही वह अपने गुस्से को काबू में करने की कोशिश करता है। आज दीक्षा को उस लुक में देखकर और खुद के लिए आदि सुनकर उस पर बहुत गुस्सा आया था। आज जब वह अपने ऑफिस में था तब वह दीक्षा के बारे में ही सोच रहा था कि काफी दिन हो गए दोनों को एक दूसरे से बात किए हुए। वह आज जल्दी घर जाएगा और दीक्षा से बैठकर आराम से बातें करेगा। वह ये सब सोचने में लगा हुआ था। बाद में उसे आर्यन का उसके रूम में जाने की बात पता चली। आदित्य को ये तो पता था कि दीक्षा आज कॉलेज नहीं गई है और घर पर ही है। आर्यन का उसके रूम में जाना था और इधर आदित्य का गुस्से से आग बबूला होना था। उसने बिना कुछ सोचे समझे ही दीक्षा को अपने मन में कोसना शुरू कर दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दीक्षा भी बाकी लड़कियों की तरह ही निकलेगी, जबकि दीक्षा को खुद इस बारे में पता नहीं था। अब शोवर के नीचे खड़े होकर आदित्य को अपने आप पर भी गुस्सा आ रहा था कि क्यों वह दीक्षा से इतना सॉफ्टली पेश आ रहा था। सभी लड़कियां एक जैसी ही तो होती हैं, पहले मीठी मीठी बातें करेगी फिर बाद में पीछे से छुरा भोंकती हैं, जस्ट लाइक वेदिका। आदित्य ने डिसाइड किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वह अपना ये कोल्ड नेचर बरकरार रखेगा। वह दीक्षा से आर्यन वाली बात पर पहले से ही खफा था। वही जब उसने रूम में आकर दीक्षा को उस साड़ी लुक में देखा जो बिल्कुल वेदिका की तरह ही रेडी हुई थी। येलो उसका फेवरेट कलर था और वैसी सेम साड़ी उसकी फेवरेट भी थी। इसलिए गुस्से में आदित्य ने उसे चेंज करने के लिए कहा था, पर दीक्षा का तो इन सब बातों से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। वह बिल्कुल समझ नहीं पाई कि आदित्य ने ऐसे रिएक्ट क्यों किया।
जहां तक उसे आदि बुलाने का सवाल था, दीक्षा को लगा कि अगर वह उसके शॉर्ट नेम से बुलाएगी तो उसे अच्छा लगेगा। पर वह नहीं जानती थी कि आदित्य को इस नाम से सिर्फ उसकी दादी माँ और मॉम बुलाया करती थी। उनके अलावा किसी और का उस नाम से बुलाया जाना आदित्य को सख्त नफरत थी। अनजाने में दीक्षा के इस एक्ट ने भी उसे गुस्सा दिला दिया। आप सब सोच रहे होंगे कि दीक्षा अचानक वेदिका की तरह ही ड्रेस अप क्यों हुई थी। तो मैं बता दूं कि इसमें और किसी का नहीं बल्कि नताशा और तारिका जी का ही हाथ था। जब उन्होंने दीक्षा को आदित्य को लेकर परेशान देखा तो उन्हें समझ आ गया कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने दीक्षा को जानबूझकर वो साड़ी दी जो वेदिका की फेवरेट थी और उसे अच्छे से रेडी होकर आदित्य के साथ प्यार से पेश आने का आइडिया दिया था। दीक्षा को उस वक्त सिर्फ आदित्य की फिक्र थी, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया कि आज वे दोनों उसकी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हैं। पर दीक्षा ने ज्यादा न सोचते हुए चुपचाप वो साड़ी पहन ली थी। आर्यन से लेकर साड़ी वाले लुक और दीक्षा का उसे आदि बुलाना, इन सब ने मिलकर आदित्य के गुस्से के लिए आग में घी डालने का काम किया। नो डाउट दीक्षा इन सब से बहुत हर्ट हुई। वह तो बस आदित्य की परेशानी जानकर उसका स्ट्रेस कम करना चाहती थी, पर हुआ कुछ उल्टा ही। आदित्य के इस रिएक्शन से दीक्षा बहुत डर भी चुकी थी। दिन के वक्त जब आदित्य अपने स्टडी रूम से बाहर आया तो उसने देखा कि दीक्षा अभी भी वैसी की वैसी फर्श पर पड़ी हुई है। उसने अपनी भावहीन आंखों से एक नजर दीक्षा को देखा और उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए नीचे डाइनिंग एरिया में चला गया, जहां सभी डिनर के लिए आए हुए थे। दीक्षा को डाइनिंग टेबल में न देखकर कहीं न कहीं तारिका जी और नताशा जी को बहुत खुशी मिल रही थी, क्योंकि उन्हें आइडिया हो चुका था कि रूम में आखिर क्या हुआ होगा। नताशा जी और तारिका जी दोनों अपने मन में बोली, बेचारी दीक्षा ... हम समझ सकते हैं कि तुम कैसा फील कर रही होगी। फिर दोनों मन ही मन हंसने लगते हैं। जब शीतल दादी माँ ने दीक्षा की चेयर खाली देखी तो वह आदित्य से पूछ बैठी, बेटा दीक्षा नहीं आई? ... आदित्य अपनी सर्द आवाज में बोला, वो सो चुकी है दादी माँ... ... शीतल जी ने भी आदित्य की बात मान ली। फिर डिनर करने के बाद सभी अपने अपने कमरे में चले गए। जब आदित्य वापस अपने कमरे में आया तब भी दीक्षा वही फर्श पर पड़ी थी। वह न तो एक कदम हिली थी, वह बिल्कुल वैसी की वैसी ही पड़ी थी। आदित्य अपनी सर्द आंखों से एक नजर उसकी तरफ देखकर अपने मन में बोला, क्या ये लड़की सो चुकी है? ... प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर अपने सर को झटकते हुए, मुझे इसकी फिक्र कब से होने लगी... ... विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये बोलते हुए वह सीधे अपने स्टडी रूम में चला गया और लैपटॉप पर बैठकर काम करने लगा। पर उसका पूरा ध्यान दीक्षा पर ही अटका हुआ था। उसका दिल बार बार कह रहा था कि एक बार देख लिया जाए कि आखिर वह सच में सो रही है या बात कुछ और है, पर दिमाग बार बार ऐसा करने से रोक रहा था। आदित्य अपने दिमाग की सुनने वालों में से था और उसने दीक्षा के ख्यालों को अपने दिमाग से हटाकर अपने काम पर फोकस करने लगा। काम करते करते वह वही स्टडी रूम के सोफे पर ही सो गया। सुबह उठकर वह सीधे वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। फिर दीक्षा को पूरी तरह इग्नोर करते हुए जिम में चला गया और वापस आकर शॉवर लेने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद वह ऑफिस जाने के लिए अपने 3 पीस सूट में बिल्कुल रेडी हो गया। अब तक उसने दीक्षा की तरफ देखा भी नहीं था। उसे लग रहा था कि अब तक तो दीक्षा उठ भी चुकी होगी। भला इतनी देर तक कोई कैसे सो सकता है? पर जब वह रेडी होकर फर्श की तरफ देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दीक्षा अभी भी फर्श पर पड़ी हुई थी और आदित्य ने देखा कि दीक्षा के पास फर्श पर खून बिखरा हुआ था। नो डाउट ये देखकर आदित्य की सांसें रुक गई थी। उसे अब अपने आप पर गुस्सा आने लगा। उसे अफसोस भी होने लगा कि उसे कल रात एक बार दीक्षा को चेक करना चाहिए था। दीक्षा अभी भी फर्श पर वैसी की वैसी पड़ी है। इसका साफ साफ तो यही मतलब था कि दीक्षा के साथ कुछ हुआ है, वह सो नहीं रही है। आदित्य ने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया तो वह हवा में ही झूल गई। उसने उसका पल्स चेक किया तो वो भी धीमे धीमे चल रही थी। अब आदित्य को बहुत घबराहट होने लगी, क्योंकि दीक्षा सोई नहीं थी, बल्कि पिछले लगभग 24 घंटे से बेहोश थी। उसके पल्स चेक करते करते आदित्य की नजर दीक्षा की बाजुओं में गई, जहां उसकी उंगलियों के निशान बन गए थे, जो अभी भी बिल्कुल रेड थे। इस निशान के रंग को देखकर ही पता चल रहा था कि आदित्य ने उसे कितना हर्ट किया था। इधर ब्रेकफास्ट का टाइम हो चला था, पर आदित्य और दीक्षा दोनों ही डाइनिंग टेबल पर नहीं थे। दीक्षा तो रात को भी डिनर के लिए नहीं आई थी।
अब शीतल जी को दीक्षा की फिक्र होने लगी, क्योंकि उन्हें कल आदित्य की बातों से ही ये फील हो गया था कि जरूर उनके बीच कुछ हुआ है। उन्हें लगा कि वे आपस में बात करके शॉर्ट आउट कर लेंगे, पर अब शीतल जी को मैटर सीरियस लगने लगा। उन्होंने ब्रेकफास्ट किए बगैर ही अपनी चेयर से उठ गई और आदित्य के रूम की तरफ जाने लगी। उनके पीछे पीछे नित्या, ईशान और मोहित भी जाने लगे। आदित्य दीक्षा के हाथों को अपने हाथ में लिए हुए था। जब शीतल जी और बाकी बच्चे आदित्य के रूम में आए और जब उन्होंने दीक्षा की हालत देखी तो वे बहुत घबरा गए। फर्श पूरा खून से सना हुआ था और दीक्षा फर्श पर पड़ी हुई थी। दादी माँ को तो जैसे पहले ही शक था, पर उन्हें लगा नहीं था कि दीक्षा की हालत इतनी खराब होगी। जब शीतल जी का ध्यान दीक्षा की बाजुओं में गई, जहां आदित्य के कसकर पकड़ने से उस पर गहरे लाल निशान बन गए हैं, तो दादी माँ को समझने में देर नहीं लगी कि दीक्षा के साथ क्या हुआ है। शीतल जी का गुस्सा आदित्य पर फूट पड़ा। उन्होंने अपनी तेज आवाज में कहा, आदित्य क्या किया है आपने हमारी दीक्षा बहू के साथ? ... प्रश्नवाचक चिन्ह। पर आदित्य के पास तो कहने के लिए कुछ भी नहीं था। वह क्या जवाब देता, क्योंकि दीक्षा की इस हालत का जिम्मेदार वही था। वह दादी माँ की बातें सुन रहा था, पर इस वक्त उसे दीक्षा की फिक्र थी, इसलिए उसने दीक्षा को अपनी गोद में उठा रहा था। तब उसने दीक्षा की साड़ी को देखा जो खून से भीग चुकी थी। उसने बिना टाइम वेस्ट करते हुए उसे उठाकर बेड पर ले आया। फर्श पर भी बिखरे खून को देखकर कोई भी ये अंदाजा लगा सकता था कि दीक्षा का कितना ब्लड लॉस हुआ है। आज पहली बार आदित्य को डर लग रहा था, ये सोचकर कि कहीं दिखा को कुछ हो न जाए। दीक्षा की ऐसी हालत देखकर नित्या की आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर मोहित उसके आंसू पोंछने लगा। नित्या मोहित के सीने से लिपट गई और रोने लगी। दीक्षा की हालत देखकर तो मोहित और ईशान की आंखों से भी आंसू की एक बूंद निकल आई, पर दोनों ने खुद को संभाला। आज उन्हें अपने आदित्य भाई पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मोहित नित्या को संभालते हुए बोला, चुप हो जाओ प्रिंसेस... ... नित्या रोते हुए बोली, भाई भाभी ठीक हो जाएंगी... ... उन्हें कुछ नहीं होगा भाई, मैं भाभी को नहीं खो सकती। मैंने अपनी मॉम को तो खो दिया, पर अब भाभी को मैं खो नहीं सकती... ... भाई प्लीज भाभी से कहो न कि वो उठ जाएं, प्लीज भाई... ... मोहित अपनी प्रिंसेस को संभालते हुए बोला, डोंट वॉरी प्रिंसेस... ... हमारी भाभी को कुछ नहीं होगा, वो पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आदित्य ने एक डॉक्टर को कॉल कर दिया था। दीक्षा को अपनी गोद में उठाने की वजह से आदित्य की व्हाइट शर्ट में भी खून के धब्बे लग गए थे। दीक्षा अभी भी बेसुध सी पड़ी थी, सबकी जान अटकी हुई थी। जब विहान को दीक्षा के बारे में पता चला तो वह दौड़ा दौड़ा मल्होत्रा हाउस की तरफ चला आया। ईशा को एक इम्पोर्टेंट काम आ गया था, इसलिए उसने फोन पर ही उसे दीक्षा के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए विहान से कह दिया था। विहान बिना टाइम वेस्ट करते हुए वह सीधे आदित्य के कमरे में चला गया। जब फर्श पर उसने इतना सारा खून देखा, उसकी तो जान निकल गई। फिर उसकी नजर आदित्य की शर्ट पर गई, फिर बैग पर भी गई, वो भी खून से रंगी हुई थी। विहान की नजर दीक्षा की साड़ी पर गई और फिर उसके बाजुओं में बने उस लाल रंग की उंगलियों के निशान पर। वो समझ गया कि कल आदित्य ने दीक्षा के साथ क्या किया होगा। विहान मन ही मन बोला, आदित्य तुझे भाभी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, एक बार उनकी बात सुन तो लेता। वो बेचारी सिर्फ तेरी फिक्र करना जानती है, तू किस किस चीज से गुजरा है, तेरे पास में क्या हुआ है, इन सब से वो अनजान है। मेरे यार प्लीज तू उन्हें उस गलती की सजा मत देना जो उन्होंने कभी की ही नहीं होगी। लापरवाही। विहान मन ही मन बोला, आदित्य तुझे भाभी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, एक बार उनकी बात सुन तो लेता। वो बेचारी सिर्फ तेरी फिक्र करना जानती है, तू किस किस चीज से गुजरा है, तेरे पास में क्या हुआ है, इन सब से वो अनजान है। मेरे यार प्लीज तू उन्हें उस गलती की सजा मत देना जो उन्होंने कभी की ही नहीं होगी। अब आगे रूम के अंदर सभी अपनी नम आंखों से दीक्षा को बेहोश देख रहे थे। शीतल जी को दीक्षा की बहुत फिक्र हो रही थी और अपने लापरवाह पोते पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। इन सब के अलावा भी कोई था जो आदित्य के कमरे के दरवाजे से दीक्षा को फिक्र भरी आंखों से देख रहा था, पर किसी का भी ध्यान उनकी तरफ नहीं गया। ये आदित्य के डैड वरुण जी थे। थोड़ी देर में ही एक लेडी डॉक्टर आ गई और दीक्षा को चेक करने लगी। चेक करने के बाद वह आदित्य की तरफ देखकर बोली, मिस्टर मल्होत्रा आपने मुझे पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया?
प्रश्नवाचक चिन्ह। आदित्य सवालिया नजरों से डॉक्टर की तरफ देखने लगता है। शीतल जी उनकी तरफ देखते हुए बोली, डॉक्टर आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ कहिए। डॉक्टर शीतल जी की तरफ देखते हुए बोली, मैम मिसेस मल्होत्रा पिछले 24 घंटे से बेहोश हैं और इन्हें हाई फीवर भी है। मुझे हैरानी इस बात से हो रही है कि आप लोगों ने ये ध्यान कैसे नहीं दिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। शीतल दादी माँ को अब और गुस्सा आने लगा, क्योंकि कल जब दादी माँ ने आदित्य से पूछा कि दीक्षा डिनर के लिए क्यों नहीं आई, तो आदित्य ने जवाब दिया था कि वो सो रही है। शीतल जी आदित्य की तरफ गुस्से में देखते हुए बोली, आदि ये सब क्या है बेटा? आप ही थे न जिन्होंने हमारे पूछने पर ये कहा था कि दीक्षा सो रही है। आदित्य क्या बोलता। आज दीक्षा की ऐसी हालत देखकर सबकी जुबान को बंद करवाने वाले आदित्य ही की जुबान बंद हो गई थी। आज पहली बार वह चुप था। दादी माँ के सवालों का उसके पास कोई जवाब नहीं था। डॉक्टर ने दीक्षा के पल्स भी चेक किए। आदित्य ने दीक्षा के ब्लड को देखकर डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर दीक्षा को ये ब्लीडिंग कैसे हुई? आई मीन उसे कोई इंजरी तो नहीं आई है न? डॉक्टर आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, डोंट वरी मिस्टर मल्होत्रा, मिसेस मल्होत्रा को कोई इंजरी नहीं हुई है। ये उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल के ब्लड है। बेहोशी के दौरान ही इन्हें ब्लीडिंग भी शुरू हो गई थी, इसलिए होश आने के बाद इन्हें काफी वीकनेस भी होगी, बट इतनी हैवी ब्लीडिंग होना नॉर्मल नहीं है। आई सजेस्ट यू कि जब मिसेस मल्होत्रा को होश आ जाए तो इन्हें एक बार हॉस्पिटल ले आइएगा, ताकि इनकी कंडीशन के हिसाब से मेडिकेशन हो पाए। आदित्य अपनी फिक्र भरी आंखों से सिर्फ दीक्षा को ही देखे जा रहा था। डॉक्टर दीक्षा की पल्स को एक बार पकड़ते हुए बोली, इनकी पल्स रेट भी काफी स्लो चल रही है। इनका शुगर लेवल भी बहुत डाउन हो गया है। ये काफी देर तक कुछ न खाने की वजह से हुआ है। मैं यही सजेस्ट करूंगी कि इनकी बेटर कंडीशन के लिए इन्हें जल्द से जल्द कुछ खिलाना जरूरी है। सभी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, क्योंकि दीक्षा बेहोश थी तो ऐसी हालत में उसे कुछ खिला पाना तो नामुमकिन था। विहान अपना दिमाग लगाते हुए बोला, डॉक्टर क्या भाभी को हम सिर्फ या फिर कोई हेल्दी सूप दे सकते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर यस यू कैन, बट जैसे ही इन्हें होश आए इन्हें कुछ खिला दीजिएगा। एंड वन मोर थिंग, अभी कुछ दिनों तक इनकी ऐसी हालत रहेगी। बॉडी में काफी वीकनेस भी रहेगी, क्योंकि इनका काफी ब्लड लॉस हो चुका है। इन्हें कुछ दिनों के लिए प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है। मेक श्योर कि ये अपनी बॉडी पर ज्यादा जोर न दे। शीतल जी डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोली, आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर, हम अपनी बहू का ध्यान रखेंगे। डॉक्टर ने दीक्षा के लिए कुछ मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब किए और उसकी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखने को कहा, क्योंकि दीक्षा इस वक्त बहुत कमजोर दिखाई दे रही थी। विहान ने एक मेड को ऑर्डर देकर हेल्दी सूप बनाने के लिए कहा। शीतल जी ने मेडिसिन की पर्ची लेकर ईशान को दे दिया, ताकि वो अपनी भाभी के लिए दवाइयाँ ऑर्डर कर सके। फिर डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोली, डॉक्टर अब कैसी है हमारी दीक्षा की कंडीशन? प्रश्नवाचक चिन्ह। डॉक्टर शीतल जी की तरफ देखते हुए बोली, मैम मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि अभी इनकी कंडीशन ठीक है, मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्रीटमेंट कर दी है, पर जिस हाल में अभी ये थी उस हिसाब से अगर अगले 12 घंटे तक ये होश में नहीं आई तो मैटर सीरियस हो सकता है। डॉक्टर की बातें सुनकर एक बार फिर नित्या की आंखों में आंसू आ गए। इस बार ईशान ने उसे संभाला, ये कहते हुए कि उनकी भाभी को कुछ नहीं होगा। कहने के लिए तो ईशान ने ये बात कह दी, पर अंदर ही अंदर उसे दीक्षा को खोने का डर खाए जा रहा था। वह किसी भी कीमत पर अपनी भाभी को नहीं खो सकता था। डॉक्टर के जाने के बाद नित्या दीक्षा के पास आई, उसके सिरहाने के पास बैठ गई। आज खिलखिलाती दीक्षा का चेहरा बेजान सा बेड पर पड़ा हुआ था। वह दीक्षा की तरफ झुककर उसके माथे को चूमते हुए बोली, भाभी मुझसे आपकी ये हालत देखी नहीं जा रही, प्लीज जल्दी ठीक हो जाओ ना, वरना आपकी ये क्यूट बेबी आपसे नाराज हो जाएगी। ये बोलते हुए नित्या एक बार फिर रोने लगी। आदित्य को नित्या की ऐसी हालत देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वह अपनी प्रिंसेस की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था, पर इस वक्त वह कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि सबको आंसू देने वाला वही तो था। शीतल जी ने मोहित और ईशान को नित्या को संभालते हुए वहां से ले जाने को कहा। ईशान नित्या का कंधा पकड़ते हुए वहां से ले गया। मोहित भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। आज दीक्षा को इस कंडीशन में देखकर मोहित भी बहुत हर्ट हुआ।
उसे लगा नहीं था कि अपनी हंसती खिलखिलाती भाभी का चेहरा एक दिन इस तरह देखना पड़ जाएगा। अब कमरे में रह गए आदित्य, विहान और शीतल दादी माँ। शीतल जी दीक्षा के सिरहाने के पास बैठकर उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए बोली, बड़ी जिद्दी हैं आप। अपनी दादी माँ के कहने पर भी क्या नहीं उठेगी आप। फिर एक गहरी सांस लेकर खुद को संभालते हुए बोली, बेटा हमें माफ कर दीजिए, हम आपका ख्याल नहीं रख पाए। ये बोलते हुए शीतल जी की आंखें दीक्षा को ही देख रही थी। तभी आदित्य भी दीक्षा की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन दादी माँ ने आदित्य की तरफ देखे बिना ही अपना हाथ दिखाकर दीक्षा के करीब आने से रोक दिया। दादी माँ यही चाहती थी कि दोनों एक दूसरे के करीब आए, पर आज उनके लाडले पोते की इस लापरवाही ने शीतल जी के मन को ठेस पहुंचाया था। बस इसी गुस्से की वजह से उन्होंने आदित्य को दीक्षा के करीब आने से रोक दिया। शीतल जी आदित्य की तरफ आकर उनके सामने खड़ी हो गईं। वह अपने चेहरे पर गंभीरता बरकरार रखते हुए बोली, हमें आपसे इस लापरवाही की उम्मीद नहीं थी आदि। दीक्षा की तरफ इशारा करते हुए बोली, दीक्षा की हालत आप देख रहे हैं। आदित्य की तरफ देखकर अपनी तेज आवाज में, हमारी हंसती खिलखिलाती बहू आज खामोश होकर बेड पर पड़ी है, इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ आप हैं। ठीक है, आप हमारी बहू को अपनी पत्नी नहीं मानते, पर कम से कम इंसानियत के नाम पे तो आपने दीक्षा को एक बार देख लिया होता कि वो किस हालत में है। अगर इन्हें कुछ हो गया तो हम उनके मम्मी पापा को क्या जवाब देंगे, आपने सोचा है इसके बारे में? अगर दीक्षा को कुछ हो गया न तो हम आपको कभी माफ नहीं कर पाएंगे आदि। शीतल जी की बातों में उनका गुस्सा साफ झलक रहा था और ये जायज भी था। अगर थोड़ी देर और हो जाती दीक्षा की कंडीशन पता लगने में तो प्रॉब्लम और क्रिटिकल हो सकती थी, पर अभी भी वह खतरे से बाहर नहीं थी। वह बेहोशी की हालत में थी। उसका शुगर लेवल बहुत डाउन हो चुका था, पल्स रेट भी बहुत डाउन चला गया था। वह बेहोशी की हालत में पीरियड्स पर थी। उसे हैवी ब्लीडिंग हो रही थी। हाई फीवर की वजह से माथा पूरा गर्म हो चुका था। आदित्य को तो जैसे दादी माँ की बातें तीर की तरह चुभ रही थी। दीक्षा को देखकर तो उसे अपने आप को गुनहगार जैसा महसूस हो रहा था। शीतल जी की बातें भी सच्ची थी और आदित्य शीतल जी के इस बिहेवियर का पूरा हकदार था। शीतल जी ने 2 फीमेल सर्वेंट को बुलाकर दीक्षा को बाथरूम में ले जाने के लिए कहा ताकि वो चेंज कर सके। उन्होंने ऐसा ही किया। दादी माँ ने सैनिटरी पैड्स पहले ही ऑर्डर कर दिए थे। उनमें से एक सर्वेंट दीक्षा की वार्डरोब से उसके कपड़े निकालकर और शीतल जी से वो पैड्स लेकर वॉशरूम की तरफ चली गई। उन्होंने दीक्षा को क्लीन किया और उसे चेंज करके वापस बेडरूम में लाकर बेड पर लेटा दिया। तब तक शीतल जी ने एक दूसरी सर्वेंट से बेड शीट चेंज करवा दिया था और फर्श पर बिखरे दीक्षा के ब्लड को क्लीन करवा दिया। तभी आदित्य के फोन पर वंश का कॉल आया। वह आदित्य को रिमाइंड करने के लिए ये कॉल किया था, क्योंकि आज उनकी एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट के साथ बिजनेस मीटिंग थी और आदित्य का वहां पहुंचना जरूरी था। वंश को मल्होत्रा हाउस, स्पेशली आदित्य के रूम के बारे में कोई खबर नहीं थी, इसलिए वह सीधे ही पूछ बैठा, बॉस क्लाइंट आ चुके हैं। आप कब तक पहुंच रहे हैं ऑफिस? शीतल जी आदित्य और वंश की बातों को सुन चुकी थी। वे आदित्य के कुछ कहने से पहले ही सार्केस्टिक टोन में बोल पड़ी, आप जाए और जाकर अपना बिजनेस संभालिए। अपनी बहू का ख्याल हम रख लेंगे। शीतल जी की ये बातें आदित्य के सीने को चीर रही थी, पर वह कुछ कह नहीं पा रहा था। वह अपनी सर्द आवाज में बोला, कैंसिल दी मीटिंग। विस्मयादिबोधक चिन्ह। वंश को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये अचानक उसके बॉस को क्या हो गया। उसे डाउट हो रहा था कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया। वंश को खामोश देखकर आदित्य फिर बोला, आई सेड कैंसिल द मीटिंग। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इस बार आदित्य की आवाज पहले से तेज थी। वंश को कुछ समझ तो नहीं आ रहा था कि उसके बॉस मीटिंग कैंसिल क्यों कर रहे हैं, पर उसे तो आदित्य का ऑर्डर फॉलो करना था, इसलिए उसने हाँ कहते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी एक मेड अपने हाथों में सूप लेकर आदित्य के कमरे में आ गई। आदित्य ने जल्दी से वो सूप मेड से लेकर दीक्षा की तरफ चला गया। उसके कानों में अभी भी डॉक्टर की वो बातें गूंज रही थी, अगर अगले 12 घंटे में दीक्षा को होश नहीं आया तो मैटर सीरियस हो सकता है। वह उसके पास बैठकर उसे सूप पिलाने की कोशिश करने लगा। दीक्षा बेहोशी की हालत में थी, ऐसे में उसे ये सूप पिलाना आसान नहीं था, पर कुछ स्ट्रगल के बाद आदित्य उसे सूप पिलाने में कामयाब हो गया। विहान दादी माँ की तरफ देखने लगा, क्योंकि वो काफी देर से वहाँ खड़ी थी।
उन्होंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था और उनकी दवाई का वक्त भी हो चला था। पर दादी माँ थी कि अपनी बहू को छोड़कर जाने के लिए राजी नहीं हो रही थी। विहान दादी माँ को समझाते हुए बोला, दादी माँ, अगर आप ज्यादा देरी तक ऐसी रहेंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। क्या आप चाहती हैं कि जब भाभी को होश आए तो आप उन्हें बीमार मिलो? विहान बात तो ठीक कह रहा था। वैसे भी दीक्षा दादी माँ के खाने और उनकी दवाइयों का ख्याल खुद ही रखा करती थी। अगर उसे पता चल जाता कि दादी माँ ने अपना ख्याल नहीं रखा तो उसे बुरा लगता। इसलिए उन्होंने विहान की बात मान दीक्षा का ख्याल रखने का कहकर कमरे में आ गई, पर अभी भी दीक्षा उनके मन में ही थी। दादी माँ के जाने के बाद विहान आदित्य के बगल में बैठ गया, जो कि एकटक दीक्षा को ही देख रहा था। आज पहली बार विहान ने आदित्य को इस तरह से किसी के लिए परेशान देखा था। वह अक्सर अपनी जिंदगी में हर सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह हैंडल कर लेता था, पर दीक्षा के मामले में वह घबरा गया था। विहान आदित्य के चेहरे पर ये नोटिस करते ही मन बोला, अभी भी तू यही कहेगा कि तुझे भाभी की फिक्र नहीं है? उन्हें इस कंडीशन में देखकर तुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह। विहान देख पा रहा था कि आज पहली बार आदित्य ने किसी के लिए अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग कैंसिल की थी। जो आज तक नहीं हुआ था वो आज हो रहा था। विहान समझ पा रहा था कि आदित्य दीक्षा की फिक्र में मरा जा रहा है, पर वह उसे छिपाने की भी बराबर कोशिश कर रहा है। विहान आदित्य के कंधे पर हाथ रख कर बोला, आदित्य, तूने भाभी के साथ ये ठीक नहीं किया। मैं तुझे ब्लेम नहीं कर रहा, बस वही बता रहा हूँ जो सच है। कभी कभी हम सामने वाले को उसकी उस गलती की भी सजा दे देते हैं जो उन्होंने कभी की ही नहीं होती। दीक्षा की तरफ देखते हुए बोला, भाभी का मन और दिल दोनों साफ है। मैं बस यही कहूँगा कि अपने आंखों के पर्दे को हटाकर एक बार अपने दिल की आंखों से देख, तुझे मेरी बात समझ आ जाएगी। एक गहरी सांस लेकर बोला, भाभी का ख्याल रखना और मेरी बातों पर एक बार गौर जरूर करना। ये कहते हुए वह आदित्य के कमरे से बाहर आ गया। केयरिंग हस्बैंड। अब आगे विहान के जाने के बाद आदित्य ही उस कमरे में रह गया। वह दीक्षा की तरफ देखने लगा। नो डाउट उसकी आंखों में उसके लिए फिक्र भरी हुई थी। दीक्षा की ये हालत देखकर उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। वह दीक्षा के सिरहाने के पास गया और उसे एकटक देखने लगा। राठौर हाउस। कृतिका आज घर पर ही थी। वह अपने लैपटॉप पर एक प्रेजेंटेशन रेडी कर रही थी, पर उसका दिल आज काम पर लग नहीं रहा था। बार बार उसका ध्यान दीक्षा की तरफ जा रहा था और वह बेचैन हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। उसे दीक्षा को लेकर बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। उसने मन ही मन सोचा, ये क्या हो रहा है मुझे? ... प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं बार बार दीक्षा को क्यों सोच रही हूँ? प्रश्नवाचक चिन्ह। मेरी प्रिंसेस ठीक तो है ना? कृतिका लैपटॉप कीज पर हाथ रखे हुए कुछ सोचने में बिजी थी। तभी कीर्ति जी उसके कमरे में चाय का कप लेकर आई। कृतिका को इस तरह सोच में डूबा देख वो पूछ बैठी, बेटा क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो? ... कृतिका खोए हुए अंदाज में बोली, मम्मा वो दीक्षा... ... कीर्ति जी, दीक्षा क्या हुआ बेटा, वो ठीक है... ... ये सुनकर कृतिका होश में आई। सामने कीर्ति जी चाय का कप लेकर खड़ी थी। कृतिका ने सोचा कि वह अपने ख्याल, अपनी बेचैनी बताकर अपनी मॉम को परेशान नहीं करेगी, पर कीर्ति जी ने कृतिका का चेहरा पहले ही पढ़ लिया था। कृतिका ने बात टालने की कोशिश की, पर कीर्ति जी ने उसे अपने मन की बात बताने के लिए कहा। कृतिका ने एक गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, मम्मा... ... मेरा दिल बार बार दीक्षा को लेकर घबरा रहा है। मुझे एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। मुझे ऐसा फील तभी होता है तब दीक्षा किसी प्रॉब्लम में होती है। कृतिका की बातें सुनकर कीर्ति जी भी टेंशन में आ गईं। उन्होंने दीक्षा को कॉल करने को कहा। कृतिका ने भगवान का नाम लेते हुए दीक्षा को कॉल किया, पर चार्ज डाउन होने की वजह से दीक्षा का फोन स्विच ऑफ हो गया था, इसलिए कृतिका की उससे बात नहीं हो पाई। कीर्ति जी कृतिका की तरफ देखकर बोली, क्या हुआ बेटा? ... मम्मा दीक्षा का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अब तो दोनों को दीक्षा की और फिक्र होने लगी। कृतिका की ये फिक्र जायज थी, क्योंकि उसकी ये बेचैनी दीक्षा का हाल बता रही थी कि वह अभी किस हालत में है। दूसरी तरफ ईशान, मोहित और नित्या अपने कॉलेज और स्कूल गए तो थे, पर आज उनका कहीं भी मन नहीं लग रहा था।
वे सभी दीक्षा के बारे में लगातार सोचे जा रहे थे। वे घर में फोन करके हर 1 घंटे में दीक्षा की खबर ले रहे थे, इस उम्मीद से कि शायद दीक्षा को होश आ गया होगा, पर हर बार उनकी ये उम्मीद टूट ही जाती थी। नित्या तो सबसे ज्यादा हट हुई थी। ईशान और मोहित का भी वही हाल था। नित्या से रहा नहीं गया और वह स्कूल से अपनी कार में बैठकर घर आ गई और अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठकर दीक्षा के बारे में सोचने लगी। साथ ही उसकी आंखों में आंसू भी थे। दादी माँ भी लगातार भगवान से दीक्षा के ठीक होने के लिए प्रे कर रही थी। वो अपने आप से ये क्वेश्चन भी कर रही थी कि क्या वो दीक्षा को आदित्य के करीब लाते लाते उसे खो तो नहीं देंगी। दादी माँ का ये सोचना गलत नहीं था, क्योंकि जिस हालत में उन्होंने दीक्षा को देखा था, किसी का दिल भी टूट सकता था। आदित्य का रूम। आदित्य दीक्षा के सिरहाने के पास बैठकर उसके बेजान चेहरे को देख रहा था। उससे भी दीक्षा की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने अपनी नम आंखों से एक बार उसे देखा और उसकी तरफ झुककर उसके सिर को सहलाने लगा। ऐसा करते हुए उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद गिरकर दीक्षा के फेस पर गिर गई। आज आदित्य की आंखों से अपनी मां के बाद किसी के लिए आंसू गिरे थे। उसका दीक्षा के लिए ये आंसू उसके दिल का हाल बताने के लिए काफी था। दीक्षा की बॉडी अभी भी फीवर की वजह से बहुत तप रही थी। वह आदित्य के तीखे शब्दों की चोट नहीं सह पाई थी, जिसकी वजह से उसकी हालत ऐसी हो गई थी। थोड़ी देर दीक्षा को इस तरह देखने और उसके सिर को सहलाने के बाद आदित्य अपने रूम से निकलकर शीतल जी के कमरे की तरफ जाने लगा, क्योंकि लंच का टाइम ओवर हो रहा था और उसे अच्छे से पता था कि शीतल जी ने अभी लंच नहीं किया होगा। खाना तो आदित्य ने भी सुबह से नहीं खाया था, पर इस वक्त उसके लिए दीक्षा का होश में आना ज्यादा इम्पोर्टेंट था। वह शीतल जी के कमरे में जाकर उन्हें देखने लगा। शीतल जी चुपचाप बेड पर सिर टिकाए सीलिंग की तरफ देख रही थी। वे दीक्षा के ख्यालों में ही थी। आदित्य को ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वह दादी माँ के पास गया, जिससे शीतल जी का ध्यान टूटा। उन्होंने एक नजर आदित्य को देखा, फिर उससे मुंह फेर लिया। वह दूसरी तरफ देखते हुए बोली, क्यों आए हैं आप? ? आदित्य अपनी सर्द आवाज में बोला, दादी माँ लंच का टाइम ओवर हो रहा है, आप लंच कर लीजिए। दवाई भी लेनी है आपको, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। शीतल जी एक तंज भरे टोन में बोली, बड़ी फिक्र हो रही है आपको हमारी। यही फिक्र हमारी आपको तब क्यों नहीं हुई जब आप दीक्षा को चोट पहुंचा रहे थे? ... प्रश्नवाचक चिन्ह। तब आपको ख्याल नहीं आया कि हमें दीक्षा को ऐसे देखकर कितनी तकलीफ होगी? आदित्य कुछ देर तो चुप रहा, फिर बोला, दादी माँ प्लीज जिद मत कीजिए और खाना खा लीजिए। दादी माँ भी ऊंची आवाज में बोली, जब तक हमारी बहू को होश नहीं आ जाता हम कुछ भी नहीं खाएंगे। इसके साथ ही दादी माँ ने अपना फैसला सुना दिया। आदित्य समझ गया कि दादी माँ बहुत हट हुई है और उसकी बात वो नहीं मानेंगी। विहान दरवाजे पर खड़ा होकर सब देख रहा था। आदित्य बाहर आकर विहान से बोला, मेरी बात तो सुनना नहीं चाहती, तू ही समझा। विहान आदित्य के कंधे पर हाथ रख कर बोला, डोंट वॉरी ... तू टेंशन मत ले, मैं दादी माँ को संभाल लूंगा। आदित्य वहाँ से नित्या के रूम की तरफ चला गया, क्योंकि सुबह उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। दीक्षा को देखकर उसके रूम का दरवाजा खुला था, इसलिए वह सीधे अंदर चला गया। वह अभी भी अपने स्कूल यूनिफॉर्म शर्ट और स्कर्ट में थी। वह बेड पर बैठी हुई सामने की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नित्या को इस कंडीशन में देखकर आदित्य का दिल एक बार फिर टूट गया। अब उसे समझ आ रहा था कि उसे दीक्षा के साथ उस तरह से पेश नहीं आना चाहिए था। आदित्य नित्या के बगल में बैठ गया और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगा। नित्या आदित्य का टच बखूबी पहचानती थी। वह उसकी तरफ देखे बिना ही उसके सीने से लिपट गई और रोने लगी। आदित्य उसे चुप कराते हुए उसके पीठ को सहलाने लगा और उसके सिर पर किस कर लिया। वह आदित्य के सीने से लगी हुई ही अपनी रोनी आवाज में बोली, भाई ... भाभी ठीक हो जाएंगी ना? प्लीज उन्हें उठने के लिए कहो ना... ! आदित्य उसके सिर को सहलाते हुए बोला, कुछ नहीं होगा दीक्षा को। फिर नित्या के सिर पर किस करते हुए उसे खुद से अलग करता है और उसके आंसुओं को पोंछता है। रोने की वजह से उसकी आंखें लाल हो गई थी। आदित्य ने एक मेड को पहले ही ऑर्डर दे दिया था लंच लाने के लिए, तो एक मेड खाने की प्लेट लाकर वहां खड़ी हो गई। आदित्य ने वो प्लेट ले लिया और उसे टेबल पर रख दिया। वह नित्या के सिर को सहलाते हुए बोला, चलो लंच का टाइम हो गया है, खाना खा लो।
तुम सुबह से भूखी हो। नित्या अपनी मासूम आंखों से आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, भाभी भी तो भूखी है। डॉट डॉट भाई, जब तक भाभी को होश नहीं आएगा मैं कुछ नहीं खाऊंगी। आदित्य नित्या के गालों को अपने हाथ में लेकर बोला, प्रिंसेस जिद नहीं करते। डॉट डॉट अगर तुम्हारी भाभी को होश आने के बाद ये पता चला कि उसकी क्यूट बेबी ने खाना नहीं खाया है तो वो बहुत नाराज होगी, इसलिए तुम खाना खाओगी, ओके। ये कहते हुए वह अपने हाथों से एक बाइट लेकर नित्या को खाना खिलाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने नित्या को लंच करवा दिया और उसे रेस्ट करने का बोलकर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। जैसे जैसे वह रूम की तरफ कदम बढ़ा रहा था, उसका दिल बेचैन हो रहा था और एक आस भी बंध रही थी कि शायद दीक्षा को होश आ गया होगा। पर कमरे के अंदर आकर उसकी ये झूठी उम्मीद भी टूट गई। दीक्षा अभी भी बेजान सी पड़ी थी, उसके होंठ भी मुरझा गए थे, चेहरे का रंग सफेद पड़ चुका था। आदित्य उसके करीब बैठ गया और उसके हाथों को अपने हाथ में ले लिया। दीक्षा की बॉडी का टेम्परेचर काफी कम हो गया था, इनफैक्ट दीक्षा के हाथ बिल्कुल ठंडे पड़ गए थे। ये महसूस करके आदित्य को और घबराहट होने लगी। उसने उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर उन्हें चूम लेता है और उसकी तरफ देखकर बोला, तुम मुझसे नाराज हो ना। डॉट डॉट तुम रहो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, पर प्लीज मेरे लिए न सही कम से कम अपनी दादी माँ के लिए, अपनी प्यारी नित्या के लिए तो उठ जाओ प्लीज। तुम मुझे इस तरह परेशान नहीं कर सकती। तुम्हें मुझे सताना ही है तो जरूर सताना, पर होश में आने के बाद, तुम्हारे ठीक हो जाने के बाद, पर प्लीज मुझे इस तरह तो मत सताओ। ये कहते हुए वह दीक्षा की तरफ झुककर उसके माथे को चूम लेता है और उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद निकलकर दीक्षा के फेस पर चली जाती है। पर दीक्षा की बॉडी में अभी भी कोई हलचल नहीं थी। कमरे की डोर के बाहर शीतल जी, विहान और नित्या आदित्य को दीक्षा के लिए परेशान होते हुए देख रहे थे। दादी माँ को दीक्षा की बहुत फिक्र हो रही थी, पर ये देखकर उन्हें अच्छा भी लग रहा था कि उनके नालायक पोते को फाइनली उसकी गलती का एहसास हो रहा है और इसके लिए वह बहुत पछता भी रहा है। घड़ी की सुई बहुत तेजी से चल रही थी। घंटे कुछ मिनटों की तरह बीत रहे थे, पर दीक्षा की हालत में कोई सुधार नहीं थी। आदित्य को तो हर बीतते वक्त के साथ उसकी दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। आदित्य इन चंद घंटों में यूं ही दीक्षा का हाथ अपने हाथों में थामे हुए था। अब डॉक्टर के दिए वो 12 घंटे खत्म होने वाले थे। आदित्य ने तो अब उम्मीद ही छोड़ दी थी। उसने वंश को कॉल करके मुंबई के एक बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की टीम रेडी करवा ली थी, ताकि बिना टाइम वेस्ट किए दीक्षा का इलाज हो सके। आदित्य अपनी आंखों में एक आस लेकर आखिरी बार दीक्षा को देखा और उसके माथे पर किस करके उसके कान में धीरे से कहा, उठ जाओ ना वाइफी। डॉट डॉट एक्सक्लेमेशन मार्क। फिर आंखें बंद करके दीक्षा का हाथ थामे थोड़ी देर तक यूं ही बैठा रहा। तभी उसे दीक्षा के हाथों में हलचल महसूस हुई। आदित्य के हाथ पर दीक्षा की पकड़ मजबूत होने लगी। ये फील करके आदित्य ने झट से अपनी आंखें खोली और दीक्षा की तरफ देखने लगा। धीरे धीरे उसके हाथ हिल रहे थे और वह अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी। फीवर की वजह से उसका सिर भी दर्द कर रहा था, इसलिए आंख खोलने के लिए उसे बहुत जोर देना पड़ रहा था। दीक्षा को हलचल करता देख सभी उसके कमरे में आ गए। दीक्षा ने अपना हाथ लूज कर दिया, जिससे आदित्य ने उसे आहिस्ते से बेड पर रख दिया। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली, पर उसका विजन अभी भी क्लियर न होकर ब्लर था। वह इसी के साथ अपनी फीकी आवाज में बोली, मम्मा प्लीज मुझे मम्मा के पास जाना है, मुझे उनके पास ले चलो। डॉट डॉट प्लीज। ये कहते हुए दीक्षा की आंखों से आंसू भी बह रहे थे। उद्धरण चिन्ह। कृतिका दी, आप कहाँ हो? प्लीज मेरे पास आ जाओ, आपकी प्रिंसेस को बहुत पेन हो रहा है, प्लीज आप आ जाओ ना मेरे पास, प्लीज कृतिका दी। डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये कहते हुए वह रोने लगी। दीक्षा की आवाज सुनकर ही पता चल रहा था कि वो कितनी वीक हो गई है। सबको ये देखकर तो बहुत सुकून मिला कि दीक्षा को होश आ गया है, पर उन्हें उसकी बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। अब इतनी जल्दी दीक्षा से उसकी मम्मा और कृतिका दी को मिलाना पॉसिबल नहीं था, पर यह भी तय था कि अगर दीक्षा अपनी मम्मा और दी से नहीं मिली तो उसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। आदित्य, विहान और दादी माँ तो सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। बड़ी मुश्किल से तो दीक्षा को होश आया था। अब उसे ठीक हालत में देखना है तो उन्हें उसकी कृतिका दी और मम्मा से मिलाना था। तभी कमरे का दरवाजा खुला और कोई अंदर आया। सबकी निगाहें उसकी तरफ मुड़ गई। फिक्र, आदित्य, विहान और दादी माँ तो सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। बड़ी मुश्किल से तो दीक्षा को होश आया था।
अब उसे ठीक हालत में देखना है तो उन्हें उसकी कृतिका दी और मम्मा से मिलाना था। तभी कमरे का दरवाजा खुला और कोई अंदर आया। सबकी निगाहें उसकी तरफ मुड़ गई। अब आगे यह ईशा थी। उसने एक नजर सबको देखा, फिर दीक्षा के पास जाते हुए बोली, लेट मी हैंडल हर। एक्सक्लेमेशन मार्क। दीक्षा अभी भी मम्मा और कृतिका दी बोल रही थी। ईशा ने एक नजर दीक्षा को देखा, फिर आहिस्ते से उसके सिर को अपनी गोद में लेकर उसे सहलाते हुए बोली, क्या हुआ बच्चा, तुम ठीक हो? प्रश्नवाचक चिन्ह। दीक्षा को लगा कि ये उसकी कृतिका दी है, इसलिए उसने झट से ईशा की कमर को अपने दोनों हाथों से लपेटकर उसके सीने से लग गई और काफी हद तक शांत भी हो गई थी। ये देखकर सबको राहत मिली, स्पेशली आदित्य को। अब तक ईशान और मोहित भी आ चुके थे। ईशा दीक्षा को अपनी बाहों में थामकर उसकी पीठ को सहलाने लगी। अब दीक्षा ने पूरी तरह से अपनी आंख खोल ली और ईशा से अलग हुई तो उसने देखा कि ये ईशा है, पर फिर भी उसे ईशा के पास रहकर भी अपनी दी के पास होने का एहसास मिल रहा था। ईशा दीक्षा के सिर को सहलाते हुए बोली, दीक्षा अब कैसा फील कर रही हो बच्चा? प्रश्नवाचक चिन्ह। दीक्षा अपनी मुरझाई शक्ल के साथ ईशा को देखते हुए अपने आंखों में आंसू लेकर बोली, बहुत दर्द हो रहा है ईशा दी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। ईशा उसके सिर को सहलाते हुए उसके माथे पर किस करके बोली, सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो हम। एक्सक्लेमेशन मार्क। फिर दादी माँ ने दीक्षा के लिए खाना ऑर्डर किया। एक मेड खाने की प्लेट के साथ वहाँ हाजिर हो गई। ईशा ने वो प्लेट ले लिया और दीक्षा को आहिस्ते से बेड से सटाते हुए बिठा दिया। दीक्षा की बॉडी में तो जैसे जान ही नहीं थी। उसे बिठाने के बाद ईशा एक निवाला उसकी तरफ बढ़ाने लगी, पर दीक्षा ने बेमन से उसे रोकते हुए कहा, नहीं दी, मुझे नहीं खाना है। मुझे अपने घर जाना है, अपने मम्मी पापा के पास। ईशा उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए समझाते हुए बोली, दीक्षा अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी ना, फिर तुम अपने मॉम डैड के पास कैसे जा पाओगी? उसके लिए तुम्हें एनर्जेटिक बनना पड़ेगा ना, और एनर्जेटिक बनने के लिए तुम्हें खाना खाना पड़ेगा। ईशा के समझाने पर दीक्षा ईशा के हाथों बढ़ाया निवाला खाने लगी। धीरे धीरे ईशा ने दीक्षा को पूरा खाना खिला दिया। अब दीक्षा को थोड़ी राहत और एनर्जी फील होने लगी। दीक्षा पहली बार इतनी देर तक भूखी रही थी, इसकी वजह से भी उसकी हालत ऐसी हो गई थी। उसके खाना खा लेने के बाद शीतल जी दीक्षा के पास आकर बैठ गई और उनके सिर को सहलाते हुए बोली, बेटा आपने तो हमें डरा ही दिया था, पर अब हम बहुत संतुष्ट हैं ये देखकर कि आपको होश आ गया है। अब बारी बारी से सभी दीक्षा से मिलने लगे और उसे जल्दी ठीक होने के लिए बोलने लगे। सबके मिल लेने के बाद दादी माँ ने दीक्षा की तरफ देखकर कहा, बेटा अब आप आराम कीजिए। दीक्षा ने हाँ में सिर हिला दिया और बाकी सब कमरे से बाहर आ गए। आदित्य वहीं खड़ा होकर दीक्षा को देख रहा था। अब तक दीक्षा ने आदित्य को नहीं देखा था, पर जैसे ही उसकी नजर आदित्य पर पड़ी उसे उसकी कही तीखी बातें याद आने लगी। मेरे और इस घर के मामलों से दूर रहो, स्टे अवे फ्रॉम मी। ये सोचकर दीक्षा की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए, जिसे आदित्य ने नोटिस कर लिया। पर जैसे ही उसे संभालने के लिए उसकी तरफ गया, दीक्षा झट से बेड पर लेट गई और आदित्य की तरफ पीठ कर दिया। उसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे, जिसे वह आदित्य से छिपाने की कोशिश कर रही थी। जब उसने इत्मीनान से अपने आंसू बहा लिए तो अपने चेहरे को ठीक किया और सीलिंग की तरफ देखते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। आदित्य को पता थी कि दीक्षा उससे अपने आंसू छिपाने की कोशिश कर रही है, पर आंखें बंद किए हुए ही दीक्षा की आंखों से एक बूंद आंसू निकल आया। उसने उसे अपने चेहरे पर ही रहने दिया। थोड़ी देर तक आदित्य उसे यूं ही देखता रहा, फिर उसके पास बैठकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, दीक्षा। एक्सक्लेमेशन मार्क। दीक्षा को सब पता था, फिर भी वह सोने का नाटक कर रही थी। आदित्य को भी पता थी कि वह सोने का नाटक कर रही है, लेकिन वह फिर भी वहीं बैठकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगा। दीक्षा को एक सुकून तो मिल रहा था, पर साथ ही आदित्य की कही तीखी बातें भी उसके जहन में घूम रही थी। बस इसी रीजन से वह अपनी आंखें नहीं खोल रही थी। दीक्षा ने खुद को संभाला और अपनी आंखें खोल दी। उसने हल्का सा स्माइल करते हुए धीरे से आदित्य के हाथ को अपने सिर से हटाते हुए उसे कहा, आपको तो इस वक्त ऑफिस में होना चाहिए था ना मिस्टर मल्होत्रा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? भले ही ये बात दीक्षा ने एक फीकी स्माइल के साथ कही हो, पर आदित्य इसके पीछे का रीजन अच्छी तरह समझ रहा था।
वह दीक्षा की बातों को इग्नोर करते हुए उसे ही देखने लगा। दीक्षा ने खाना खा लिया था, अब उसके मेडिसिन का वक्त हो रहा था। आदित्य बेड पर से उठ गया और उसका मेडिसिन लाकर पानी का ग्लास दीक्षा की तरफ बढ़ाते हुए बोला, मेडिसिन ले लो। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। दीक्षा एक बार अपनी बॉडी पर जोर देकर उठते हुए बोली, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है ... मैं ये खुद ही कर लूंगी। है जोर डालने की वजह से दीक्षा को उठने में प्रॉब्लम हो रही थी। ये देखकर आदित्य को उस पर गुस्सा आने लगा, पर वह ये गुस्सा दीक्षा पर नहीं निकाल सकता था, क्योंकि उसके गुस्से की वजह से तो दीक्षा की हालत आज ऐसी हो गई थी। आदित्य ने मेडिसिन और पानी के ग्लास को साइड में रखा और दीक्षा की तरफ झुककर उसे सहारा देते हुए बेड पर बैठाने लगा। फिर उसकी तरफ मेडिसिन बढ़ा दिए। दीक्षा चुपचाप मेडिसिन लेकर उसे खा लिया और पानी का ग्लास साइड टेबल पर रख दिया। आहिस्ते से वह नीचे सरकते हुए आदित्य की तरफ पीट कर लेट गई। दीक्षा की हालत अभी भी ठीक नहीं थी, उसका चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ था। आदित्य ने भी कपड़े चेंज कर लिए और दीक्षा के बगल में आकर लेट गया। आदित्य की निगाहें दीक्षा की पीठ की तरफ ही थी। दीक्षा को ऐसे देखते देखते आदित्य की आंख लग गई, पर थोड़ी देर बाद ही किसी का दर्द भरा रोना सुनकर उसकी आंखें खुल गई। उसने आंखें खोली और अपने आसपास देखा, फिर उसकी नजर दीक्षा पर गई। वह बेड से उठ गया और दीक्षा की तरफ जाकर उसे देखने लगा। वह अपना पेट पकड़कर धीरे धीरे सिसक सिसक कर रो रही थी। वह आदित्य की नींद खराब करना नहीं चाहती थी, इसलिए जितना हो सके वह अपने दर्द को दबाने की कोशिश कर रही थी। दीक्षा को इतना ज्यादा क्रैम्प्स हो रहे थे कि वह बिल्कुल किसी छोटी बच्ची की तरह बेड पर सिकुड़ गई थी। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह कितने दर्द में है। आदित्य ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा, जिससे दीक्षा ने अपनी आंसुओं से भरी आंखों को खोल दिया। आदित्य ने उसकी तरफ फिक्र भरी आंखों से देखते हुए कहा, तुम ठीक हो? ... प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। आदित्य को पता थी कि दीक्षा अभी पीरियड्स पर है और उसे बहुत जोर से क्रैम्प पेन हो रहे हैं, पर वह दीक्षा के मुंह से सुनना चाहता था। वह चाहता था कि दीक्षा अपनी प्रॉब्लम उसके साथ शेयर करे। दीक्षा ने अपना दर्द न छिपाते हुए अपने आंखों में आंसू लेकर कहा, बहुत दर्द हो रहा है पेट में। आदित्य ने एक नज़र फिक्र भरे गुस्से से दीक्षा की तरफ देखा और कहा, जब तुम्हें पेन हो रहा था तो बता नहीं सकती थी? तुमसे किसने कहा था दर्द सहने के लिए? दीक्षा अपने आंखों में आंसू लेकर बोली, बस आपके इसी रिएक्शन की वजह से नहीं कहा था। आपको तो अभी भी मुझ पर गुस्सा आ रहा है। ये नहीं दिख रहा कि मैं कितने पेन में हूँ? दीक्षा की आवाज में एक दर्द साफ झलक रहा था। आदित्य ने उसकी तरफ देखा और कहा, आई एम सॉरी ... मुझे इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए था। वेट, मैं अभी आता हूँ। दीक्षा अभी बहुत पेन में थी, फिर भी उसे हैरानी हो रही थी इस बात से कि आदित्य ने उसे सॉरी कहा। उसी आदित्य ने जिसने पिछले दिन उसे क्या कुछ नहीं सुना दिया था। थोड़ी देर बाद आदित्य हॉट वाटर बैग लेकर वापस आया। दीक्षा को बैग पर बैठने में हेल्प की और उसे वो वाटर बैग देते हुए कहा, जहाँ पेन हो रहा है वहाँ इसे रखो ... यू फील बेटर? दीक्षा ने हाँ में सिर हिलाया और अपने टॉप के अंदर अपने पेट पर उसने वह बैग रख दिया। आदित्य उसके बगल में बैठकर ही उसके सिर को सहलाने लगा। दीक्षा को थोड़ी देर तो राहत मिली, पर दर्द फिर से शुरू हो गया। दीक्षा की शक्ल देखकर आदित्य समझ गया कि उसे अभी भी दर्द हो रहा है। उसने दीक्षा की तरफ देखते हुए कहा, अभी भी दर्द हो रहा है? ... क्वेश्चन मार्क। दीक्षा ने हाँ में सिर हिला दिया। आदित्य ने दीक्षा की मेडिसिन्स में से एक आयल निकाला। एक्चुअली आदित्य को जब डॉक्टर से ये पता चला था कि पीरियड्स में इतनी ब्लीडिंग होनी नॉर्मल नहीं है, तो उसने सारे पीरियड प्रोडक्ट ऑर्डर कर लिए थे। उसे लगा था कि दीक्षा को इन सब की जरूरत पड़ सकती है। यह आयल भी उन्हीं में से एक था। उसे लेकर आदित्य ने दीक्षा को आहिस्ते से लेटा दिया और उसकी टॉप को ऊपर करने लगा। ये देखकर दीक्षा बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? ... क्वेश्चन मार्क। आदित्य ने उसे चुप कराते हुए कहा, चुपचाप लेटी रहो... विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। दीक्षा फिर कुछ नहीं बोली और चुपचाप लेट गई। आदित्य ने उसके टॉप को ऊपर कर दिया और आयल की ड्रॉप अपनी हाथों में लेकर उसके पेट में लगाकर उसे मसाज देने लगा। कुछ देर की मसाज के बाद दीक्षा रिलैक्स फील करने लगी। उस आयल ने दीक्षा के क्रैम्प्स को काफी कम कर दिया था। मसाज देने के बाद आदित्य ने दीक्षा को देखा। अब उसके चेहरे के एक्सप्रेशन काफी शांत थे।
जिससे उसे पता चल गया कि दीक्षा अब बेटर फील कर रही है। उसने एक हाथ से उसके सिर को सहलाते हुए कहा, कमर में भी दर्द हो रहा है। प्रश्नवाचक चिन्ह। दीक्षा ने हाँ में सिर हिला दिया। आदित्य ने उसे पेट के बल लेटने के लिए कहा। दीक्षा ने वैसा ही किया। वह आदित्य की हेल्प से पेट के बल लेट गई। आदित्य ने आहिस्ते से उसके टॉप को ऊपर किया और उसके कमर पर भी मसाज देने लगा। थोड़ी देर के मसाज के बाद ही दीक्षा एकदम रिलैक्स हो गई। उसे बहुत राहत महसूस हुई और वह वैसे ही सो गई। आदित्य वॉशरूम में अपने हाथ धोकर आया और दीक्षा की तरफ देखा तो वो अभी भी वैसी की वैसी थी। आदित्य को भी लगा कि वो सो गई है। उसने दीक्षा के टॉप को ठीक किया और उसे पलटकर ठीक से सुला दिया। उसके माथे को चूमते हुए बोला, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ हुई।